हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ क्या बताऊँ आपको। वो आपको कहानी के अंत में पता चल ही जाएगा। माना आप में जिज्ञासा है पहले ही पता करने की आखिर कहानी में चल क्या रहा है और ये कहानी कहाँ की है। लेकिन इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। अपने बारे में बताऊं तो मेरी ज़िंदगी दुनिया की सबसे साधारण ज़िंदगी होगी। मैंने अपना बचपन एक घर में निकाला। ये एक छोटा सा टापू है। ये इलाका झील के बीच बना हुआ है। यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे कई टापू हैं और उन टापू में 1 से 2 घर होंगे और इसी तरह कई परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा भी एक छोटा सा टापू है और टापू से बाहर निकलने के लिए हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है और किसी पड़ोसी के पास जाने के लिए भी उसी कश्ती में बैठकर जाना पड़ता है। और यकीन कीजिए, किसी पड़ोसी से भी मिलने के लिए कभी कभी कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने अपना पूरा बचपन इसी टापू पर गुजारा है। वैसे मैंने सब कुछ देखा है इस टापू पर। यहाँ हमारा 3 मंजिला घर है, खेलने के लिए छोटा सा मैदान है, लेकिन मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। बस यहीं पर पूरा दिन खुदाई करो, पेड़ों के साथ खेलो और पिता सुबह सुबह बाहर जाते हैं। शाम के वक्त वो खाना लेकर वापस आते हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई भी घर में रहकर ही पूरी की है। इस समय मेरी उम्र 16 साल है और मुझे मेरी माँ ही किताबों से पढ़ पढ़ कर समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुलती हैं और मैं अपनी माँ से एक ही सवाल पूछता हूँ, माँ, इन किताबों में तो कई कहानियाँ बताई गई हैं, कई देशों की, कई इलाकों की। वहाँ हम नहीं जा सकते? अरे समुद्री तट, रेलवे स्टेशन, बस, गाड़ियाँ, मैंने तो ये कभी नहीं देखी। माँ बताओ, ये सब चीज़ें कहाँ पर मौजूद है? मैं भी उन्हें देखना चाहूँगा। तब मेरी माँ मुझे समझा देती हैं, देखो, सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी, ये समय सही नहीं है। और पिछले कई सालों से मैं ये बात सुन सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आखिर हमें इस तरह से जेल में क्यों रखा गया है? अब मैं बड़े बच्चों वाली किताबें पढ़ने लगा था और ये जेल वाला शब्द जब मेरी ज़बान पर आया, मेरी माँ ने बहुत डांटा था और कहा था, नहीं, ये जेल नहीं है, ये सुरक्षित घर है। तुम्हें नहीं पता यहाँ से बाहर क्या है। जब तुम्हें पता लगेगा ना, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर उस दिन मैंने माँ से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था। सुबह सुबह पिता काम के लिए निकले थे और तब से मैंने माँ से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। शाम होते होते माँ अब मुझसे बात करना चाहती थी, मेरी बात मान रही थी। और मैंने माँ को कहा, माँ, 16 साल का हो चुका हूँ, अब तो सच बता दीजिए। इतने सालों से मैं यही सुनता आया हूँ, ये जगह सुरक्षित है, सुरक्षित है। आप पड़ोसियों से भी मिलने नहीं देते, बस हमारा परिवार यहाँ पर रहता है। किताबों में घुसे रहो, और वो भी वो वाली किताबें जो आप देती हैं, वरना उस लाइब्रेरी में कई किताबें पड़ी हैं, आप पढ़ने ही नहीं देती। इस तरह से दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस शाम माँ ने मुझे टेबल के दूसरी तरफ बिठाया और इसी टेबल पर बिठाकर माँ मुझे पढ़ाया करती थी। और इस बार माँ ने मुझे बताना शुरू किया, तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हुआ है। पहले हम सब इसी तरह से रहा करते थे, हर तरफ सुरक्षा थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। तुम अगर इस झील वाले इलाके से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें शैतान मिलेंगे और वो शैतान तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो बाकियों के साथ किया है। इसीलिए इस जगह से बाहर कभी मत निकलना। जब तक तुम्हारे पिता नहीं कहते, तब तक यहाँ से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। वो शैतानों ने इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। उन्होंने बाकी बचे इंसानों को मार दिया है और कुछ ही बचे हैं हमारे जैसे, जो इस तरह से छिप छिप कर रह रहे हैं। और यहाँ देखो, कोई खतरा नहीं। देखा तुमने कभी किसी शैतान को यहाँ आते हुए? ये जगह सुरक्षित है, लेकिन धरती के बाकी इलाके अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। उस शाम पिताजी घर वापस आ चुके थे
और उनके सामने मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था। माँ ने पिताजी को सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद मैंने कान लगाकर कमरे के अंदर सुना। पिताजी कह रहे थे कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे कुछ आज़ादी तो देनी होगी। अगर इसी तरह से उसे बांध कर रखा गया तो धीरे धीरे वो कुछ अजीब करने लगेगा, यहाँ से दूर जाने की कोशिश करेगा। तब माँ ने कहा, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। पिता कहने लगे, बच्चा तो है लेकिन वो अब बड़ा हो चुका है, तुम्हारे लिए बच्चा ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ आज़ादी देनी होगी। अब वो सिर्फ इस टापू तक सीमित नहीं रह सकता, उसे बाकी टापू तक जाने की आज़ादी तो देनी होगी। वो आगे वाली कश्ती अब वो इस्तेमाल कर सकता है। माँ रोने लगी थी, लेकिन पिता ने कहा उसे आज़ादी देनी होगी, तो अंततः माँ को मुझे आकर ये बताना पड़ा। लेकिन माँ ने मुझसे वादा मांगा था, तुम कश्ती को लेकर आसपास अपने दोस्तों के पास तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ से दूर नहीं जा सकते। ये सुरक्षित इलाका है और तुम सुरक्षित इलाके से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। मैंने माँ को वादा किया, माँ मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा मचल रहा था। मैं बाहर की दुनिया को एक बार देखना चाहता था। अभी तक जब तक मैंने होश संभाला है, तब से मैं बस तस्वीरें देखता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ। अब मुझे कुछ देखने का मौका मिलने वाला है। अगली सुबह कश्ती लेकर अपने टापू से मैं सामने वाले उस टापू की तरफ जा रहा था जहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता था। मेरा वो दोस्त पूरी ज़िंदगी मुझसे 8 से 10 बार ही मिला। कभी कभी वो परिवार हमारे घर आया करता था और मैं उस लड़की के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। पहली बार मैं जब उस टापू तक पहुंचा, वो लड़का सामने खड़ा, हैरान और परेशान, मुझे देखकर इस तरह से डर चुका था कि घर की तरफ वो भागा। यकीनन उसे लग रहा होगा कोई अनजान उनके टापू तक आया है। ये थोड़ा बड़ा टापू था और यहाँ मैंने देखा खेल का एक छोटा सा मैदान भी बना हुआ है, लेकिन हमारा टापू तो छोटा सा है। काश वो भी इतना बड़ा टापू होता तो मेरा बचपन ज़्यादा अच्छा गुजरा होता, या मैं यहाँ पर ही आ जाता, उसके साथ खेल पाता। वो बताया तो करता था कि हमारे वहाँ बड़ा मैदान है और मैं अपने पिता के साथ अलग अलग तरह के खेल खेला करता था। अब उसकी माँ जब घर से बाहर आई, उसके पिता भी आए। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उस लड़के को बताया कि ये कोई अनजान नहीं है, पहचानने की कोशिश करो, ये तुम्हारा दोस्त है। फिर मैंने उस लड़के को गले से लगाया और उसे कहा कि मुझे कुछ आज़ादी मिली है, मैं 16 साल का हो गया हूँ ना, इसीलिए पिता ने कहा कि कश्ती का इस्तेमाल करके तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा सकते हो, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। अंधेरा होने से पहले पहले मुझे वापस जाना है। लेकिन अभी तो दिन हुआ है ना, दिखाओ, तुम कहा करते थे ना कि तुम्हारा वाला टापू बहुत बड़ा है। उस दिन उसने अपना वो टापू दिखाया। उसके वहाँ पर 2 घर थे। वो परिवार 2 घरों में रहा करता था। एक घर में ज़्यादातर सामान पड़ा हुआ, खाने पीने की चीज़ें वो वहाँ पर संभाल कर रखा करते थे। एक तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे और वो फलों के पेड़ थे। मेरे उस दोस्त ने मुझे सिखाया किस तरह से उन पेड़ों पर चढ़कर उन फलों को तोड़ा जा सकता है। मैंने उन फलों के बारे में सिर्फ सुना था, कभी भी अपनी आंखों से पेड़ों पर लगे हुए उन फलों को जिंदगी में कभी नहीं देखा था। माना पिता शहतूत को लेकर आया करते थे, लेकिन पहली बार शहतूत का पेड़ मैंने आंखों से देखा और उस पर जो छोटी छोटी बेरीज लगी हुई उन्हें तोड़कर मैं खा रहा। दोस्त भी उस पेड़ पर चढ़ा हुआ, मैं भी उस पेड़ पर चढ़ा हुआ। उसने उस दिन मुझे टापू दिखाया था और कश्ती से चप्पू मारते मारते जब मैं अपने वाले टापू की तरफ आ रहा, दोनों टापुओं में ज़्यादा फासला था ही नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा धुंध घिरी रहती है, जैसे बादल ज़मीन के बेहद करीब आ जाते हैं। इसीलिए जब दोपहर का वक्त हो जाता है, आप किसी दूसरे टापू को देख नहीं सकते। तब कश्ती चलाते वक्त ऐसा एहसास होता है जैसे ये एक धुंध की चादर है जिसके दूसरी तरफ देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसमें घुसकर चादर को पार ज़रूर किया जा सकता है।
अंधेरा होने से पहले पहले मैं अपने टापू पर वापस आ चुका था। माँ एक किनारे पर बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी और माँ को देखते ही मैंने कश्ती एक तरफ लगाई और माँ को गले से लगा लिया। फिर माँ मुझसे पूछ रही थी क्या देखा मैंने वहाँ पर, और मैंने माँ को बताया वहाँ फलों के पेड़ लगे थे, दोस्त के साथ खेला मैं। लेकिन एक बात जो मैंने माँ से पूछी, माँ आखिर उस टापू के आगे मेरे कम ही दोस्त हैं, मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ? माँ ने साफ मना कर दिया। लेकिन रात के वक्त मैंने यही सवाल अपने पिता से भी पूछा और मेरे पिता ने कहा हाँ, सुरक्षित घेरे के बाहर नहीं जा सकते, चाहे जो भी हो। अब सुरक्षित घेरे में तो तुम जा ही सकते हो, धीरे धीरे काम में तुम्हें भी हाथ बटाना होगा, इसीलिए कश्ती को अच्छे से चलाना सीख लो। हाँ, तुम और टापुओं तक भी जा सकते हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हें गार्ड नजर आए उनसे पीछे ही रहना, उनके ज़्यादा करीब मत जाना। अगली सुबह मैं अपने एक और दोस्त से मिलना चाहता था, इसीलिए चप्पू मारता हुआ कश्ती को काफ़ी दूर ले गया। जब मैं अपने दोस्त के उस टापू तक पहुंचा, वो टापू बहुत ज़्यादा छोटा था और मैंने दूसरी तरफ फेंसिंग भी देखी। वहाँ पेड़ों की बड़ी दीवार बनाई गई थी। मेरे दोस्त ने मुझे देखा, पहले वो घबराया, लेकिन फिर जब मैंने उसे बचपन के वो इशारे किए, वो मुझे पहचान चुका था। मैं उस टापू पर पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया वो इस टापू पर अपने दादाजी के साथ रहता है। ये मैं पहले से जानता था। उसके माँ बाप नहीं हैं, वो दादाजी के साथ रहता है। उसके माता पिता किसी हादसे में मारे जा चुके हैं, दादाजी उसका पालन पोषण करते हैं। दोपहर तक मैं उस टापू पर रहा और उस टापू पर करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इतना छोटा टापू था कि खेल का छोटा सा मैदान तक नहीं। पूरा दिन या तो वो घर में या टापू के किनारे यहाँ पानी के करीब आता है, बस इसी तरह से वो दिन गुजारने की कोशिश करता है। मैंने उसे अपने टापू के बारे में और अपने एक और दोस्त के टापू के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और फिर उसने कहा कि मैं दादाजी से पूछता हूँ क्या मैं भी तुम्हारी कश्ती में बैठकर और दोस्तों के पास जा सकता हूँ। उसने जब दादाजी से ये सवाल पूछा, उसके दादा ने डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारी उम्र 14 साल है, वो 16 साल का हो चुका है। जब तुम 16 साल के हो जाओ तब सवाल करना। दादाजी ने साफ मना कर दिया। और फिर मैंने उसे कहा तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो कम से कम मैं तो तुम्हारे पास आ ही सकता हूँ। तब मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी थी, बहुत ज़ोरदार चीख की आवाज़, और मैं डर गया। मैं तो डरकर ज़मीन पर बैठ गया। जिसके बाद वो कहने लगा क्या हुआ, इतना ज़्यादा क्यों डर गए? मैंने कहा ये आवाज़ कैसे आई? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये शैतानों की आवाज़ है जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्योंकि हमारा टापू फेंसिंग के बेहद ज़्यादा करीब है ना, इसीलिए मैं ये आवाज़ें सुन सकता हूँ। फिर उसने मुझसे ये सवाल पूछा, क्या तुमने शैतानों की कोई आवाज़ कभी नहीं सुनी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। माँ से इतना पता है मुझे कि इस सुरक्षा घेरे के बाहर शैतान रहते हैं। उन शैतानों ने इंसानों को ख़त्म कर दिया। उन शैतानों के करीब अगर हम गए तो हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए उनसे दूरी बनाकर रखनी है, नियमों का पालन करना है। और उस लड़के ने कहा हाँ, दादाजी भी यही बताते हैं, उनसे दूर रहना है। लेकिन शुरू शुरू में मैं भी इन आवाज़ों से डरा करता था। अब डर नहीं लगता, क्योंकि दादाजी कहते हैं हम सुरक्षित हैं, बस उस तरफ नहीं जाना है। सुरक्षा घेरे के बाहर हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। हम भी बिल्कुल वैसे मरेंगे जैसे बाकी इंसान मरे हैं। मैं घबरा गया और उस दोपहर ही मैं घर की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन उस लड़की के दादाजी ने मुझे रोका और फिर वो मुझसे पूछने लगे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? इसे कभी कभी तो कोई दोस्त मिलने के लिए आता है। तुम्हारी उम्र 16 साल हो चुकी है, इसीलिए कुछ समय तो रुको, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे कभी कभी इससे मिलने के लिए ज़रूर आया करो। मैंने कहा जी मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा डर लग रहा है? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है? क्या ये टापू अच्छा नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं जी, इस टापू से डर नहीं लग रहा, वो जो डरावनी आवाज़ें आ रही हैं उनसे डर लग रहा है। तब दादाजी ने हंसते हुए कहा अरे तुम भी
उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी शैतानों से डर तो लगेगा ना, वो हमें मार डालेंगे। तब दादाजी ने इधर उधर देखा। वो लड़का घर के अंदर जा चुका था, शायद मुझे देने के लिए कोई तोहफा लेने के लिए गया था। इतने में दादाजी ने मेरे कान में कहा, जो तुम जानते हो वो सच नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी पता नहीं है। इतने में वो लड़का वहां वापस आ चुका था और मैं दादाजी की बात समझ ही नहीं पाया। आखिर किस बारे में वो कह रहे हैं? क्या बाहर शैतान नहीं है, या शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, या ये टापू सुरक्षित नहीं है? दादाजी की बातों ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया था। उस लड़के ने मुझे तोहफा दिया और मैं तोहफा लेने के बाद उस तोहफे को कश्ती पर रखकर घर की तरफ आ रहा। मैंने आते वक्त भी कई टापू देखे थे, जाते वक्त भी कई टापू देख रहा, लेकिन अब धुंध सबसे ज़्यादा थी। कुछ भी सही से नज़र आ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर निशान लगाए गए हैं, कौन सा टापू किस तरफ है। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं। उन्हें देखने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी होती ही नहीं। अरे मेरे पिता यहाँ से गुजरते होंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है कश्ती चलाने में। 1 घंटे तक मैं कश्ती चलाता रहा, घूमता रहा आसपास के टापू के पास। लेकिन फिर मैं फेंसिंग के बेहद करीब चला गया था। मुझे अंदाज़ा लगा ही नहीं। बड़ा ही अच्छा लग रहा। एक तरफ तो गुफा सी बनी हुई थी, लेकिन ये कोई गुफा नहीं थी। 2 टापू एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे कि दोनों पेड़ ऊपर से जुड़ चुके थे। गुफा सी बनी हुई। वहाँ मैं कश्ती पर लेट गया। चप्पू मारने मैंने बंद कर दिए थे। मैं तो ऊपर की तरफ उस छत को देख रहा था, लेकिन कश्ती आगे की तरफ जाए जा रही। उस सुरंग से जब मैं बाहर की तरफ निकला ना, फेंसिंग के बेहद ज़्यादा करीब था। किसी तरह पीछे की तरफ चप्पू मारे मैंने और तब जाकर कश्ती रुकी। फेंसिंग के दूसरी तरफ मुझे धुंध बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे एक बड़ा टापू दिखा, बहुत ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा दूर। मैंने जल्दी जल्दी पीछे की तरफ चप्पू चलाए। मैं घबरा गया, क्योंकि आवाज़ें वहीं से तो आती हैं। मुझे लगा था उस तरफ भी टापू होंगे जहां पर शैतान रहते हैं, सुरक्षा घेरे के बाहर वाले वो टापू। लेकिन इस बार देखा मैंने, वो टापू नहीं था, कुछ बहुत बड़ा था। शायद बड़ा टापू कह सकते हैं, या ज़मीन का वो हिस्सा जो झील से ना जुड़ा हो। वापस आते वक्त मन में कई सवाल उठ रहे थे। कभी कभी तो सोच रहा माँ से ये सवाल पूछ लूँ, लेकिन फिर मेरा मन कहता, अगर माँ को ये पता लगा माँ बहुत ज़्यादा डर जाएंगी। ये गलती की है मैंने, और ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो माँ सच को सहन कर ही नहीं पाती। तभी तो मेरे पिता कहते हैं हमें कठोर रहना चाहिए। इंसान इसी तरह से तरक्की कर सकते हैं जब हम अपने निर्णय सोच समझ कर लें। आलस खुद पर हावी कभी होने नहीं देना है। मैं इस बार आलसी हो गया था, लेकिन घर आकर माँ को मैंने ज़रा भी ऐसा नहीं जताया कि आज का दिन मेरा बुरा रहा हो। मैंने माँ को कहा, माँ उस दोस्त से मिलकर आया, मैं बड़ा उदास सा रहता था, लेकिन आज मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। 14 साल का है, 2 साल में हमारे घर में आने लगेगा, तब मैं उसे अपने वाला टापू दिखाऊंगा। और हाँ माँ, अब मैं अपने एक दोस्त के पास भी जाया करूँगा, बड़े टापू वाले के पास। वहाँ बड़ा मज़ा आया था। हो सकता है कोई और दोस्त भी जो अब अपने टापू को छोड़ सकता है, वहाँ हम इकट्ठे होकर उसके साथ खेल सके। माँ ने मेरी आंखों में जिज्ञासा देखी और मैंने अपनी माँ की आंखों में निराशा देखी। समझ नहीं रहा था मैं, मेरी आंखों की जिज्ञासा को देखकर माँ की आंखों में निराशा क्यों आ रही है। सवाल पूछा था मैंने, लेकिन माँ ने जवाब नहीं दिया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए माँ घर की तरफ निकल गई थी। अगले दिन फिर से मैं बाहर जाकर देखना चाहता था, आखिर कहाँ जाऊं। मैंने सुबह सुबह कश्ती निकाली। चप्पू मारता हुआ मैं आगे की तरफ जाने लगा। मुझे लगा था मैं उस दोस्त के पास जाऊंगा जिसका सबसे बड़ा टापू है, खेलूंगा उसके साथ। लेकिन आज सुबह सुबह ही धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, तो चप्पू मारते मारते मैं उसके टापू से आगे निकल गया।
फिर मैं याद करने लगा हमारे घर पर मेहमान कौन कौन आया करता था। उन्होंने बताया तो होगा कहाँ होगा उनका घर। मैं याद करता रहा, चप्पू मारता रहा, याद करता रहा, चप्पू मारता रहा, और चप्पू मारते मारते मेरी कश्ती उन टापुओं से कितना आगे निकल गई मुझे अंदाजा तक नहीं लगा। मैं सुरक्षा घेरे के बेहद करीब था। वहां मुझे पेट्रोलिंग करते 3-4 गार्ड दिखे। उन्होंने मेरी कश्ती को देखते ही रोका। मैं घबरा गया उन गार्ड्स को देखकर। गार्ड्स के पास हथियार तो नहीं थे, लेकिन वो रोका करते थे ताकि कोई भी उस तरफ न जा सके, और ज़्यादातर ध्यान देते थे कि उस तरफ से भी कोई इधर ना आ सके। उनके पास ऐसे हथियार का ना होना काफ़ी अजीब बात थी। अगर शैतान उनके बेहद करीब आते हैं तो वो उन्हें रोकते कैसे हैं? लेकिन ये सब तो सिर्फ दिमाग में घूम रहा था जब एक गार्ड ने मुझे डांटा और कहा, पीछे चले जाओ, हो कौन तुम? मैंने बताया, जी मनु। उन्होंने कहा, जो भी, चलो पीछे हो जाओ। तब मैं कश्ती को घुमाकर पीछे की तरफ जाने लगा था। पेट्रोलिंग करते वो गार्ड आगे निकल चुके थे, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से डांटा था। बचपन से मैंने सिर्फ माँ बाप को डांटते हुए देखा है, किसी अनजान ने कभी मुझे नहीं डांटा था। पहली बार किसी ने डांटा तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया भी, अरे नहीं नहीं, मेरी भलाई के लिए ही तो बोल रहे थे। फिर मैंने कश्ती दूसरी दिशा में घुमाई, लेकिन सुरक्षा घेरे के करीब करीब ही। फिर मैंने आगे देखा, एक अजीब सा टापू था। क्या कहूं, वो टापू नहीं, चट्टानें थी, चट्टानें। पत्थर पड़े थे पानी के बीच और कई पत्थर थे। मैं कश्ती उनके बीच से निकालने लगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। पहली बार मैंने एक अलग दृश्य देखा। अरे ये कैसे बड़े बड़े पत्थर से! सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकला था मैं, लेकिन मुझे सुरक्षा घेरा सामने नजर आ रहा। एक चट्टान के करीब मैंने कश्ती को रोक लिया। पेट्रोलिंग करने वाले गार्ड्स बेहद करीब थे, लेकिन मैंने खुद को पत्थर के पीछे छिपा लिया था। जब मैंने दूसरी तरफ देखा, आखिर इस तरफ सुरक्षा घेरे के आगे क्या है, मुझे झील से आगे एक टापू नजर आया। ये ऐसा टापू था जिसकी बनावट बिल्कुल अलग, यानी अलग थलग टापू नहीं, आगे बड़ी जमीन से जुड़ा हुआ टापू, और बीच में एक रास्ता सा बना हुआ। लेकिन अचानक छप छप की आवाज आना शुरू हो गई। कोई चट्टान के बेहद करीब था, कोई पानी में था। मुझे एक इंसान नजर आया, अजीब सा इंसान, और उसके पहने गए कपड़े भी बिल्कुल अलग थे। घबरा गया मैं, बहुत ज़्यादा घबरा चुका था मैं। लेकिन फिर मैंने देखा वो गार्ड आए, रस्सियों के जरिए उसके गले में रस्सी डालकर खींचकर वो टापू के उस तरफ ले गए, और उसके बाद वहां उस टापू पर उसे फेंक दिया गया था। मैंने उस टापू पर लगे अलग अलग तरह के पेड़ देखे, लेकिन वो जो पानी में था वो उस तरफ से आया था, और बताया जाता है कि उस तरफ शैतान रहते हैं। गार्ड्स ने उसे मारा नहीं था, और दिखने में भी वो शैतान जैसा नहीं लग रहा था। फिर मैंने झाड़ियों से निकलता एक चेहरा देखा। मैं चट्टान के पीछे छिपा हुआ। उसने शायद मुझे देख लिया था। वो मेरी तरफ इस तरह झांक रहा जैसे मेरी पहचान करना चाहता हो, और मैं जानता था कई बार शैतान जानबूझकर रूप बदलते हैं। वो साधारण दिखते हैं, वो मासूम दिखते हैं, और मासूमियत ही आपका फायदा उठा लेती है। मैंने जल्दी से चप्पू मारकर कश्ती को दूर भगाना शुरू कर दिया था। वो अभी तक सुरक्षा घेरे के अंदर तक नहीं आया था। बाहर से ही गार्ड्स ने उसे उस तरफ फेंक दिया था, लेकिन मेरा दिमाग चलता जा रहा। दोपहर तक ही मैं कश्ती चलाते चलाते अपने टापू तक वापस आ चुका था, और टापू में लगे बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं ये सोचे जा रहा, कैसा शैतान था। दिखने में शैतान तो लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान हो। और मेरे दोस्त के दादाजी ने भी तो कहा था, जो हमें बताया जाता है वो पूरा सच नहीं है, सच कुछ और है। ऐसा तो नहीं उस तरफ शैतान नहीं, इंसान ही रहते हैं,
और हमें सच नहीं बताया जाता। हाँ, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, माँ कहानियाँ सुनाया तो करती हैं। मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना, डिटेक्टिव वाली कहानियाँ, जिसमें सच कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है, और अंत में आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे सच ये था, मुझे तो अंदाज़ा लगा ही नहीं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो नहीं। अगले दिन फिर से मैं उसी दोस्त के पास गया था। मैं उसके दादाजी से बात करना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। जब मैं उस लड़के के उस टापू तक पहुंचा, वो लड़का मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश, और वो तो कह रहा था कि हर रोज़ यहाँ आ जाया करो, यहाँ हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन मैं तो उसके दादा से मिलना चाहता था। मैं उसके घर पहुंचा और फिर मैंने घर के अंदर देखा। उसके दादा नक्शा बनाया करते थे, दीवारों पर भी नक्शे बनाए हुए। वो चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे। मैंने उनसे सवाल पूछा, आप ये किस चीज़ के नक्शे बना रहे हैं? उन्होंने कहा, इस इलाके के। मुझे जब भी कुछ नज़र आ जाए मैं उसका नक्शा बना सकता हूँ। मैंने वहाँ इन टापुओं का पूरा नक्शा देखा, यानी सुरक्षा घेरे का पूरा नक्शा, और यहाँ से बाहर निकलने के कई तरीके थे जो उन नक्शों में साफ नज़र आ रहे। मैंने तब दादाजी से पूछा, दादाजी क्या इन जगहों से बाहर निकला जा सकता है? दादाजी ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने भले ही मुझे जवाब नहीं दिए, लेकिन मुझे जवाब मिल चुके थे। फिर मैंने कहा, दादाजी आपसे कुछ सवाल करने हैं। देखिए, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? दादाजी ने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैंने दादाजी से पूछा कि मैं सुरक्षा घेरे के कोने तक गया था। वहाँ मैंने एक लड़के को देखा। वो शैतान था, शैतान। दादाजी ने कहा, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सही समय आने पर सच का तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन जो तुम्हें सच लगता है वो असल में सच नहीं है। मैंने कहा, दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, साफ साफ बताइए ना, बाहर क्या है? वो लड़का बिल्कुल इंसान जैसा क्यों लग रहा था? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। मैं उस टापू से ज़रूर निकला था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और जिज्ञासा मेरी हर वक्त बढ़ती ही रहती थी। मैं सच जानना चाहता था और सच जानने के लिए फिर से मैं वो चट्टानों की तरफ चप्पू मारता हुआ बढ़ता गया। मैंने दोबारा अपनी उस कश्ती को उसी चट्टान के पीछे छिपा लिया और फिर सामने वाली बड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ वो छोटा टापू, मैं उसे देखने लगा। उस पर लगे हुए वो पेड़ मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़े अजीब से पेड़ थे, लेकिन वहाँ मुझे कोई शैतान नज़र नहीं आया, कोई नहीं दिखा। इसीलिए मैं इस तरफ देखता रहा। 2-3 बार पेट्रोलिंग करने वाले वो सुरक्षाकर्मी मुझे दिखे थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे देख ही नहीं सके। जगह बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी। फिर मुझे वो नक्शा याद आने लगा जो दादाजी ने बनाया था। उस नक्शे के अनुसार ये जो चट्टानों के हिस्से हैं आगे से घुमावदार हैं और वहाँ सुरक्षा घेरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर। आप एक ऐसी जगह तक जा सकते हैं जहाँ कुछ फुट की दूरी पर ज़मीन है और इस तरफ झील का यह हिस्सा, सुरक्षा घेरे का सबसे कमज़ोर हिस्सा। फिर मैं कश्ती को उस सुरक्षा घेरे के सबसे कमज़ोर हिस्से तक लेकर गया, क्योंकि इतना मुझे भी पता है, शैतान इस तरफ नहीं आ सकते। शैतान अगर इस तरफ आने की कोशिश भी करें तो उन्हें चोट पहुंचती है और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन वो शैतान है, उनसे बात नहीं करनी है। ऐसी शिक्षा दी गई थी मुझे। समय दोपहर का भी नहीं हुआ था। जिज्ञासा बढ़ती जा रही, उस तरफ क्या है, उस तरफ क्या है, और मेरी जिज्ञासा ने मुझसे एक गलती करवा दी। चट्टान से चप्पू मारकर मैं बस किनारे तक पहुंचना चाहता था और देखना चाहता था इस तरफ लगे हुए वो पेड़, इन पर ये फल कौन से लगे हैं। एक फल टहनी से काफ़ी इस तरफ था, सुरक्षा घेरे के बीच। मैं उस फल को तोड़ना चाहता था, लेकिन चप्पू ज़्यादा तेज़ मारे होंगे मैंने,
आसपास कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। मैं कश्ती उस टापू तक ले गया और उस टापू में कई जड़ें थीं। पानी छिछला था तो मेरी ये कश्ती वहाँ फंस गई और फिर मैंने दूर सुरक्षाकर्मियों को देखा जो धुंध की चादर को चीरते हुए इस तरफ बढ़ रहे। मुझे डर लगा। मैंने कश्ती को उस टापू पर खींच लिया और पेड़ के पीछे छिपा दिया। मैं उनके जाने का इंतजार करना चाहता था। मेरा दिमाग चला ही नहीं। मैं सुरक्षा घेरे के बाहर था। खतरा सुरक्षा कर्मियों से नहीं, खतरा तो शैतानों से होता है और मैं शैतानों की ज़मीन पर था, सुरक्षा घेरे के बाहर। जब मैंने इधर उधर झांक कर देखा, वहां कोई शैतान नहीं था। मैं सुरक्षा कर्मियों से तो बचा, लेकिन जब मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, कुछ ऐसा वैसा नजर नहीं आया, तो मेरे मन ने कहा क्यों ना पेड़ पर चढ़कर इन फलों को तोड़ ही लूं। मैंने पेड़ पर चढ़कर उन फलों को तोड़ा। बड़े स्वादिष्ट फल थे। सेब का पेड़ था और मैंने जिंदगी में कभी सेब नहीं खाए थे, सिर्फ तस्वीरें देखी थी। मुझे ये सेब बिल्कुल भी खराब नहीं लगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। मैं क्या बताऊं। मेरा मन कर रहा था कि यह सच्चाई माँ को बताऊं। अरे माँ, उस तरफ सेब का पेड़ है। अरे वो सेब का पेड़ जहाँ से सेब तोड़े जा सकते हैं। लेकिन माँ तो डांटती ना। मैं इस तरफ था, सच का पता लगाना चाहता था। कहीं दादाजी सच तो नहीं बोल रहे थे। जो हमें बताया जाता है वो सच नहीं, सच कुछ और है। सच्चाई जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा भरी पड़ी थी दिमाग में। कोशिशें जारी की मैंने। तब मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश करूं। आगे और फलों के पेड़ मिलते हैं या कोई शैतान मिलता है। अगर कोई शैतान मिला, मैं कश्ती को इस तरह से यहाँ टिका कर रखूंगा कि उस तरफ से भागता हुआ आऊंगा, कश्ती पर बैठूंगा, धक्का देकर पानी के उस तरफ। चट्टानें ऐसी हैं कि मैं सुरक्षा घेरे के अंदर एक झटके में आ सकता हूं। मुझे थोड़ा तैरना भी तो आता है। ज़्यादा परेशानी हुई सीधा पानी में छलांग लगा दूंगा। ऐसा करता हूं, थोड़ा उस तरफ जाकर देखता हूं। तब मैं उस पेड़ से भी आगे निकला। वहां मुझे और भी कई पेड़ नजर आए। फलों वाले पेड़ भी थे और कुछ असाधारण से पेड़ भी, जिनके बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, देखा कभी नहीं था। उन पत्तियों को हाथ में लेकर एहसास हो रहा, अरे ये पत्तियां तो बड़ी नरम हैं। अंगूरों का वो कच्चा गुच्छा भी नजर आया मुझे। बेल थी जो जमीन पर ही थे, वो भी मैंने पहली बार देखा। तब चलने की आवाज सी हुई थी। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। सांस मेरी रुक गई थी। ये कोई सुरक्षा कर्मी तो नहीं? नहीं, सुरक्षा कर्मी कभी सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं जाते। तब मैंने पेड़ के दूसरी तरफ किसी को देखा जो इंसान लग रहा था, लेकिन यहां शैतान भी हो सकता है इंसान बनकर घूमते हूं, इसीलिए मैं बाहर निकल नहीं सकता था। ये वही लड़का था जो पानी में कूदा था। अब मैं उसे करीब से देख रहा। मुझे ये पक्का था कि ये शैतान ही होगा, लेकिन उसका शरीर बहुत भद्दा था, साफ नहीं था। शरीर पर कई दाग थे। चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था और आधा हिस्सा गला हुआ था। चमड़ी पर भी बड़े बड़े फफोले से बने हुए। उसने कपड़े नहीं पहने थे, शायद पहन भी नहीं सकता था। वो खाना ढूंढ रहा था, पत्तियां खा रहा, छिप रहा और डर भी रहा। वो इस तरफ से भी डर रहा था, उस तरफ से भी डर रहा था। मैंने उस लड़के को छिपते हुए देखा तो मैं उसका पीछा करने लगा। वो किससे छिप रहा है? मैंने जितना पीछा किया, मैंने देखा वो अपने जैसों से छिप रहा था, बिल्कुल उसके जैसे और इंसान, लेकिन देखने में बड़े भयानक से। चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे, शरीर पर फफोले, और हर किसी को चलने में काफी दिक्कत होती, लेकिन उनके पास हथियार थे। चाकू, तलवारें देखी मैंने, उन्होंने भाले से बनाए हुए थे।
मैं घबरा चुका था। जब मैंने एक बंदूक देखी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे शैतान हैं, बिल्कुल इंसानों की नकल कर रहे हैं। जैसे पहले इंसान हुआ करते थे बिल्कुल वैसे नकल कर रहे हैं। फिर मैंने उस लड़के का पीछा जारी रखा क्योंकि मैं बिल्कुल सुरक्षा घेरे के करीब करीब तट के पास चल रहा था और वो भी तट के पास ही। लेकिन उसने मेरी हरकत को पहचान लिया। तब एक झाड़ी में छिपकर उसने कहा था, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे मारना मत, मेरे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। मुझे तब बाहर निकलना पड़ा और मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझे नहीं मारोगी ना। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो मेरा शरीर भी खाने लायक नहीं है, तुम मेरे शरीर को खाओगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। उसने तब मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा कितना ठीक है, तुम इन्फेक्टेड नहीं हुए। मैंने कहा, नहीं, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं। इसका क्या मतलब, किस तरह का इन्फेक्शन। उसने कहा, तुम ठीक कैसे हो, क्या तुम्हें दवाई मिल गई, क्या तुम्हें वो तरीका पता लग गया जिससे ठीक हुआ जा सकता है। मुझे लगने लगा शैतानी ताकत इंसानों पर असर डालती है। शायद ये शैतान नहीं है, शायद ये उन शैतानों के हाथ लगा कोई इंसान है जो बचा हुआ है। मैंने उसे कहा, तुम इंसान हो। जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसके शरीर की हालत जैसी थी, वो लगभग मरने की कगार पर ही था। पता नहीं कितनी बीमारियां शरीर को लगी हुई, शरीर टेढ़ा मेढ़ा सा था, सड़ी हुई चमड़ी उसकी बदबू आ रही थी उससे, और वो मुझसे मदद मांग रहा था, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं। शैतान ने तुम्हें ऐसा बनाया। उसने कहा, शैतान, सब शैतान ही है यहां पर। मैं उसकी बात समझा नहीं, लेकिन उसने मुझे अच्छे से समझाया। इंसान आसपास हैं और भूख के लिए वो दूसरे इंसानों को भी खा रहे हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए यहाँ कुछ खास नहीं है, तो जो जानवर मिले या जो भी मिले जिसे खाया जा सकता है, इंसान खाने लगे हैं। मैंने कहा, इंसान नहीं हो सकते तुम शैतान हो। उसने कहा, वही इंसान या शैतान एक ही तो होते हैं। वो लंगड़ा कर चल रहा था और उसने मुझसे पूछा, तुम उस तरफ कैसे गए। मैंने कहा, मैं उस तरफ गया नहीं, मैं उस तरफ से आया हूं। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मुझे लगता है उस तरफ इंसान रहते हैं और उनके पास खाना भी है, क्या तुम्हारे पास खाना है। मैंने कहा, हाँ, वह खाना तो है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कुछ खुलकर बता सकते हो। मैंने सुना था इस तरफ शैतान रहते हैं, इंसान सभी के सभी खत्म हो चुके हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कैसे बचे हो, और वो इंसान तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। हमें मिलकर शैतानों से लड़ना है, तुम इंसानों से क्यों छिप रहे थे। फिर उसने बताया मुझे, यहां कोई शैतान नहीं है, जैसा तुम्हें बताया गया है वो सच नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैंने कहा, अगर ऐसा है तो इस तरफ सुरक्षा घेरा किसके लिए बनाया गया है। उसने कहा, शायद हमारे जैसों के लिए, तुम वो बचे हुए इंसान होगे जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। वो बार बार इन्फेक्टेड शब्द का इस्तेमाल कर रहा। तो मैंने उससे पूछा, किस तरह का इन्फेक्शन, और उसने मुझे पूरी बात बताई जो मुझे नहीं पता था। उसने कहा, जंग में जो बचे वो इसी तरह से जिंदा रहने लगे। मैंने कहा, कैसी जंग, शैतानों से। उसने कहा, तुम शैतानों का नाम बार बार क्यों लिए जा रहे हो, धरती पर इंसानों के सिवा और कोई शैतान नहीं है। इंसान जंग चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी आबादी एक बीमारी की तरह बढ़ाते हैं,
जैसे कोई बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इंसानों की संख्या भी उसी तरह से बढ़ी थी। खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगी, शहर बनने लगे, यानी बड़ी आबादी को एक छोटी सी जगह पर रखना उसे शहर कहा जाता है। उसके बाद खाने के लिए सिस्टम बनाया गया, लेकिन जंग विनाश लाती है। जंग इतने भयानक स्तर पर हुई, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद बीमारियां फैली। ज़्यादातर लोग तो मरने लगे। जो जंग से बचे थे वो ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते थे। मैं देखो पैदा ही ऐसे हुआ हूँ, और जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ मर चुकी थी। उसके बाद मेरे पिता ने मुझे पालने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मेरे पिता को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, तो मैं वहाँ से भाग निकला। उसके बाद मेरे पिता को किसी और ने खा लिया, तो मैं अब भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी उसकी बातें सुनकर कि इंसान इंसानों को खा रहे हैं, खाने की कमी है और शरीर विकारी बन चुका है। इंसानों के द्वारा बनाए गए हथियार इंसानों को ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन उसके उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था कि मैं इन्फेक्टेड क्यों नहीं हूं। क्या मैं बहुत अमीर परिवार से था इसीलिए मैं बचा रह गया, या उस टापू पर रहने वाले लोग ठीक ठाक कैसे हैं? उस लड़की का ये सवाल था और मुझे इसका जवाब चाहिए था। मैंने वहां कई लोगों को देखा, वो शिकारी की तरह एक दूसरे का शिकार कर रहे। जानवर खत्म हो चुके थे, जो भी खाने को मिले वो खाने को तैयार थे, चाहे वो पत्तियां हो या किसी भी तरह के पेड़ की लकड़ी ही क्यों ना हो, नर्म होनी चाहिए। पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी भी दूषित हो चुका है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के कारण धरती के हालात ऐसे ही हैं, लेकिन हम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए था। मैंने उसे कहा, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। अगर सच में हमारे परिवार अमीर परिवार हैं और हमारे पास इलाज है, तो मैं उस इलाज को लेकर आने की कोशिश करूंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर मैं उससे दूर निकला। अंधेरा होने वाला था। कश्ती को लेकर मैं सुरक्षा घेरे के अंदर आ गया। मैंने ध्यान दिया कब सुरक्षाकर्मी वहां पर नहीं है। और उसी समय कश्ती लेकर वहां से सुरक्षा घेरे के अंदर नाव चलाते वक्त अपने टापू की तरफ आ रहा था, और मन में इतने ज्यादा सवाल थे। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। बचपन से मुझे झूठ बताया गया। हम टापू पर इसलिए नहीं रह रहे थे कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। हम टापू पर इसलिए रह रहे थे कि हम बाकियों से बचे रहें, बाकी इंसानों से। और अगर हमारे पास इलाज है तो हम बाकियों को ठीक क्यों नहीं करते? ये सवाल अपनी माँ से पूछना चाहता था मैं। वापस अपने घर पहुंचकर ना अपने पिता से बात करने का मन था, ना अपनी माँ से। खोया खोया सा अपने कमरे में अकेला चला गया। अब मुझे ये टापू एक जेल लगने लगी थी। पहले भी लगती थी, लेकिन अब तो सच्चाई का पता लग चुका था। बाहर दुनिया अलग है, विकारी लोग हैं, लेकिन दुनिया आज़ाद तो है। आज़ादी, मुझे आज़ादी चाहिए थी। सुबह सुबह जब पिता घर से बाहर निकले तो मैंने माँ से एक सवाल पूछा। माँ, तुमने हमेशा मुझे कहा कि हद के पार, सुरक्षा घेरे के बाहर शैतान रहते हैं, लेकिन सच बताओ, क्या वो शैतान ही है? माँ ने कहा, हाँ हाँ शैतान है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी मुश्किल से बचे हम। मैंने कहा, माँ, क्या शैतानों ने सभी इंसानों को खा लिया? माँ ने कहा, हाँ हाँ, शैतानों ने सभी इंसानों को खा लिया, सिर्फ हम बचे हैं, हम सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा, माँ सच बोलो, मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी और उससे मुझे लगता है इंसान जंग चाहते थे तो जंग तो हुई होगी ना। इंसानों के पास इतने हथियार थे, इंसानों ने शैतान को खत्म नहीं किया। मेरी माँ घबरा गई। मेरा ऐसा जवाब सुनकर मेरी माँ की आंखें खुली रह गईं, और फिर मेरी माँ ने यह सवाल पूछा था, तुम सुरक्षा घेरे के बाहर गए ना? मैंने कहा, माँ सच बताओ, सुरक्षा घेरे के बाहर शैतान है
या इंसान है। माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। मेरे सवाल मेरी माँ के जवाब को काट रहे थे। उनका कोई सीधा जवाब नहीं आ रहा तो मैंने गुस्सा किया। माँ सच बताओ, मैं 16 साल से बड़ा हो चुका हूँ। मुझे सच जानना है, आपको सच बताना होगा। और फिर मेरी माँ ने कहा, तुमने इन्फेक्टेड लोगों को देखा होगा। मेरी नज़रें मेरी माँ से मिल रही थी। हाँ माँ, जानता हूँ मैं। सुरक्षा घेरे के बाहर इंसान रहते हैं, लेकिन वो मरने की कगार पर हैं। बीमारियाँ ऐसी जो धीरे धीरे पूरे इंसानों को ख़त्म कर देंगी। आपको नहीं लगता अगर हम ठीक हैं तो उन इंसानों को हम बचा सकते हैं? माँ सच बताओ, क्या हम उनमें से एक हैं जिन्होंने उन इंसानों की ये हालत की है? क्या शैतान वो नहीं, हम हैं? तब माँ ने मुझे गले से लगाया और कहा, नहीं बेटा, हम शैतान नहीं हैं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें इस कहानी से मिलेगा। धरती पर इंसान कैसे आए? इंसानों का हमेशा से एक ही सवाल रहा करता था, लेकिन उसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। जब इंसान धरती पर आए तो धीरे धीरे इंसानों की आबादी बढ़ी। जैसे बाकी जीव थे, वैसे ही एक समझदार प्राणी ने पैर रखा धरती पर, जिसे इंसान कहते हैं। उस समझदार प्राणी ने प्रकृति का इस्तेमाल किया। वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगा और धरती पर राज करने लगा। उसकी ताकत का मुकाबला कोई और जीव नहीं कर सकता था। लेकिन इंसानों में एक विकार है, वो हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ बेहतर चाहता है, और बेहतर के चक्कर में जो अच्छा था उसे भी बर्बाद कर देता है। इंसानों की आबादी और उन्हें चाहिए था ज़्यादा खाना, तो ज़्यादा खाने के लिए वो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इंसानों की संख्या इतनी हो गई जिसे धरती संभाल नहीं सकती थी। फिर जंग शुरू हुई, क्योंकि इंसान लड़ना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं और एक दूसरे से जलते भी हैं। और इंसानों ने ऐसे हथियार बनाए थे जिसने विनाश किया, वो परमाणु हथियार जिससे रेडिएशन निकलते थे। जंग हुई तो हर किसी ने दूसरे को मारने की कोशिश की। हर देश बर्बाद हुआ। रेडिएशन से धरती का कोई कोना ना बचा। सब तरफ तबाही हुई और जो बचे थे वो त्राही त्राही करने लगे। जब इंसान अपनी औकात देखते हैं तब रोते हैं, लेकिन जब उन्हें ताकत मिलती है तो वो खुद को ईश्वर समझने लगते हैं। ये वो समय है जब उन्हें अपनी औकात नजर आ रही है। तुम्हें लगता है हम शैतान हैं? हम शैतान नहीं, हमने उन्हें बनाया। हम भी इंसान हैं। वो देखो, वो चमकता हुआ तारा तुम्हें नजर आ रहा है? हम उस सौरमंडल से आए हैं। लाखों साल पहले वहां से हम में से कोई एक आया था जिसने धरती पर जीवन बसाया था। हमें लगा था बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन कुछ अलग धरती को संभालेंगे, लेकिन उन्होंने धरती को बर्बाद कर दिया। इतनी दूर से हम नजर रखा करते थे, लेकिन जब धरती की बर्बादी इतनी दूर से हमें नजर आई, फिर हमें पता था जीवन के निर्माण का नया तरीका खोजना होगा। तब हमें भेजा गया। यहां इन टापुओं पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं, लेकिन धरती के इंसान नहीं, उस सौरमंडल के इंसान। और तुम भी उस सौरमंडल से आए हो, इसीलिए अभी तक तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि हम प्योर हैं, इन इंसानों की तरह दूषित नहीं। और तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। जिसे तुम ठीक करना चाहते हो उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर से जीवन की शुरुआत हो सके। और इस तरह फिर से लाखों सालों तक धरती पर और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंसान फिर से बच गए तो वहीं से शुरुआत करेंगे
जहां से ये खत्म करने की चाह रखते हैं। फिर से जल्दी बर्बादी आ जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। बस कुछ समय और उनकी गलतियों की सजा उन्हें मिलेगी। उनका खात्मा नजदीक है और फिर जीवन की नई शुरुआत होगी। जीवन फिर से फलेगा, फूलेगा और भविष्य के इंसान फिर से यह सवाल पूछेंगे, पहले के इंसानों की हड्डियां मिल रही हैं, कंकाल मिल रहे हैं, अरे वो हमारे जितने चालाक नहीं थे, समझदार नहीं थे, हम ज्यादा उन्नत इंसान हैं। वो भी सवाल पूछेंगे हमें किसने बनाया, और उसके नए नए जवाब उन्हें मिलेंगे। माँ के जवाबों से मैं संतुष्ट था, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए हमें बुराई को खत्म करना पड़ता है। मैं अपने टापू के बिल्कुल किनारे पर खड़ा छटी हुई धुंध में दूर देख रहा था, इंतजार कर रहा था बचे हुए उन इंसानों के खत्म होने का। बस कुछ साल और उसके बाद नए जीवन की शुरुआत हमें ही तो करनी है।